दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक सीरीज़ वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बेसिकली हम सिविल इंजीनियरिंग में जो भी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जितनी भी बातें जाननी चाहिए हम वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये बात जानते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली जान लेते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की जब मोशन को स्टडी करते हैं, यहाँ हम जहाँ ध्यान रखिए हम यहाँ मोशन को स्टडी कर रहे हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जब हम रीज़न को कंसीडर नहीं करते, बेसिक कॉज को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, तब हम उसकी स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स वो जिसमें हम बेसिक कॉज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ मोशन में आई, क्यों आई, इसका हमसे उसको उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि चीज़ मोशन में है। कोई मोटर व्हीकल चल रही है तो इसका मतलब वो चल रही है। क्यों चल रही है, इंजन लगा है, फोर्स लग रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो उसमें सिर्फ हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं और बेसिक कॉज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हम कहते हैं वो होता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो हम बेसिकली हम जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का टाइम यूनिट ऑफ टाइम के साथ जो चेंज होना वो हो गई वेलोसिटी। और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना हो गया एसेलरेशन। और एसेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना हो गया जर्क। तो तीन कॉन्सेप्ट जो हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जानते हैं, स्टडी करते हैं और हमारे लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये तीन कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ एसेलरेशन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी, एसेलरेशन, जर्क, ये तीन कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स वो जिसमें हम मोशन की स्टडी करें बट बेसिक कॉज को कंसीडर ना करें। अगला है हमारा अ, अगला है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या देखते हैं हम कि हम यहाँ में मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम यहाँ कॉज को देखते हैं, कॉज को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ मोशन विद द कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पे हमको फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फोर्स का कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में सुना होगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्लूइड जो है डायनामिक्स पे बेस्ड है। डायनामिक्स में हम फोर्स को कंसीडर करते हैं। हमने लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा था कि जब भी हमें किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना हो, ठीक है, तो हमें फोर्स लगाना होगा। ठीक है, और सेकंड लॉ में हम पढ़े थे कि वो फोर्स किस रेट से लगेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ डी बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी। एम बी क्या है हमारा, एम है मास और वी है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि डी वी बाई डी टी, जो हमारा ये डी वी बाई डी टी है, ये एसेलरेशन होता है। ठीक है, तो इससे इसको एसेलरेशन लिख दिया तो हमें फोर्स इज इक्वल टू एम ए मिला, जो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो बेसिकली वो जो कंसेप्ट बेस्ड है वो है फ्लूइड डायनामिक्स पे बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो है फ्लूइड डायनामिक्स पे। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने जो चीज़ें हमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम दो कंसीडर करते हैं वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में हम अभी आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये जान लेते हैं कि डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वहाँ मास को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए मतलब मास को फोर्स के साथ कंसीडर किया गया। मतलब एक मास यहाँ पे फोर्स की एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। और उसी तरीके से जब डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो मास को कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा, डायनामिक में मास को कंसीडर किया जाता है और उसकी यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और
जो हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करते हैं वहाँ पे हम किसी भी मास टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं करते। वहाँ हम किसी भी मास टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं करते, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। अब एक जो बहुत मेन चीज़ जो हमको जाननी है, और कई बार हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में जब हम एसएससी जेई के पेपर देने जाते हैं, या फिर कोई भी एई लेवल का पेपर हम देने जाते हैं किसी भी स्टेट का। तो वहाँ पे हम बेसिकली हमसे पूछ लिया जाता है फ्लूइड बिहेव एज, तो ऑप्शंस में होता है कॉन्टिनम और अदर 3 ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना जानना चाहिए कि फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मतलब ये होता है कि फ्लूइड जो है एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है। काफ़ी हैवी वर्ड बोला, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, और वो पार्टिकल्स कुछ माइन्यूट डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, मतलब उनकी इस डिस्टेंस को, इस सेपरेशन को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसको मेज़र करना, उसको कंसीडर करना, क्योंकि वो बहुत 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 कम होता है और इसलिए हम उसको देख नहीं पाते ईजिली। तो इसीलिए इन फ्लूइड मैकेनिक्स हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि फ्लूइड एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि liquid and gases both are having the property of continuous deformation under the action of shear and tangential force। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि जो हमारे लिक्विड और गैस हैं वो एक कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन शो करते हैं। मतलब आप एक पानी का ग्लास लीजिए और एक हल्का सा भी अगर उसमें फोर्स लगाएंगे, मतलब अगर पानी नीचे की तरफ गिराएंगे तो आप कैसे देखेंगे कि पानी ग्रेविटी के फोर्स में आके पानी पूरा नीचे गिरेगा और नीचे जाके पूरा फैल जाएगा। मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। गैस के साथ भी आप यही चीज़ करते हैं। कभी सिलेंडर लीक होता है, तो जब गैस उसमें से लीक होती है सिलेंडर में से, तब आप गैस देखते हैं गैस कैसे निकलती है और पूरा स्प्रेड होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। मतलब उसके अंदर भी एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मतलब लिक्विड भी और फ्लूइड भी, लिक्विड भी और गैस भी एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रही है बाय द एक्शन ऑफ शीयर एंड टेंजेंशियल। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या शीयर लग रहा है? लग रहा है, यहाँ शीयर और टेंजेंट फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि जब गैस सिलेंडर से रिलीज होती है तब भी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, टेंजेंशियल और शीयर फोर्स लगता ही है। जब ग्रेविटी के एक्शन में लिक्विड भी फैलता है तो उसके ऊपर भी एक शीयर और टेंजेंशियल फोर्स लगता ही है, कोई ना कोई नेचुरल फोर्स उसके ऊपर वर्क जरूर करेगा, ठीक है। तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड और गैस की। तो इस बेसिक प्रॉपर्टी होती है उनकी, और इसी को ये जो है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में नहीं होती। सॉलिड में आप देखिए, आप नेचुरल फोर्स के एक्शन में सॉलिड कभी भी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आपको शो नहीं करेगा। अगर सॉलिड के अंदर कुछ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होंगे भी तो उसमें बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो बहुत माइन्यूर होगा, वो देखने में आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर शेयर हुआ। आप किसी भी सॉलिड चीज़ को लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को लीजिए, बार को ही ले लीजिए, वुडन बार ले लीजिए, मेटल बार लीजिए, आप उस पर कुछ एक्शन ऑफ फोर्स लगाएंगे, थोड़ा बहुत शेयर डिफॉर्मेशन होगा, और वो आप कई बार देख भी सकते हैं, कई बार नहीं भी देख सकते, बट उसके अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए फ्लूइड को इसीलिए सॉलिड को फ्लूइड नहीं कंसीडर किया जाता। अगर फ्लूइड की कैटेगरी में लिक्विड और गैसेस ही होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमें देख समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों फ्लूइड में हम लिक्विड और गैसेस को रखते हैं। क्योंकि लिक्विड और गैसेस के अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्लूइड हैं, ठीक है।
इसीलिए उनकी इसे यहीं पे मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस ये इनकी फ्लूइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी जान रहे थे फ्लूइड्स की, लेकिन हमारा टॉपिक है कॉन्टिनम, कि हम फ्लूइड को कॉन्टिनम कैसे कंसिडर करें। देखिए, जो मैंने आपको डिफॉर्मेशन की बात बताई थी कि सॉलिड में माइन्यूर होता है और लिक्विड में बहुत, लिक्विड और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे आप सॉलिड में यहाँ देखिए, एक फोर्स लगा, लोड लगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल फोर्सेस लगे, उस पर शियर देखने को आपको यहाँ दिख सकता है कि कैसे ये टेंजेंशियली जो है थीटा एंगल पे बेंड हुआ है। वहीं पे अगर आप फ्लूइड के साथ देखें तो उस पे स्मॉल एक्शन ऑफ फोर्स पे कितनी गुना ज़्यादा थीटा पे ये डिफॉर्मेशन होता ही चला जाता है। आप लिक्विड का केस इमेजिन करिए कि जब वो सरफेस पे गिरता है तो अब ग्रेविटी के एक्शन में और बाकी फोर्सेस के एक्शन में वो फैलता ही चला जाता है। अगर आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो फैलता ही चला जाएगा, मतलब वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो वो उनकी एबिलिटी है उनके अंदर फ्लो करने की, तो इसीलिए वो फ्लूइड्स हैं। ठीक है, अब हम वही चीज़ जो मैंने आपको कॉन्टिनम्स के बारे में एक्सप्लेन की, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। इन मैक्रो सिस्टम द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन लिक्विड एंड गैसेस can be treated as negligible as compared to the dimension of the system. Therefore, the entire fluid mass system can be treated as the continuous distribution of mass, and this continuous mass of fluid is known as continuum. सेम बात जो मैंने आपसे बताई कि एक माइक्रो सिस्टम में, जब मैक्रो सिस्टम का मतलब बहुत माइन्यूर, हम उसको आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है? और उनके बीच में फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कम होती है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसी नेग्लेक्शन को हम ये करते हैं, और इसी नेग्लेक्शन को हम कहते हैं कि हमने पूरे फ्लूइड मास को एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना दिया, एक मास इक्वली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पे हम एक फ्लूइड को एक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लूइड एक कॉन्टिनम है। तो आई होप अगर आप फ्यूचर में आपको ये क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिलेगा, अगर आप सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो बेसिकली आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आई होप आप सही आंसर टिक करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।